तो चलो आज हम क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास में अराउंड 43 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उसके आगे देखते हैं। तो ये हो गए थे सारे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेथड्स इन्वॉल्व्स हीटिंग फूड्स एट हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फूड प्रोसेसिंग? ब्लांचिंग, ओमिक हीटिंग, इरिडेशन या पास्चराइजेशन? तो उसमें फूड को हीट कर रहा है हाई टेम्परेचर पर फॉर शॉर्ट पीरियड्स। तो ये प्रोसेस क्या होगी? तो ये प्रोसेस होगी ब्लांचिंग, सॉरी ब्लांचिंग नहीं, पास्चराइजेशन होगी। ब्लांचिंग में तो बॉइलिंग करते हैं हम, ठीक है, जो वेजिटेबल्स की बॉइलिंग करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पर, उसको ब्लांचिंग कहते हैं। यहाँ पे बॉइलिंग जैसा कोई वर्ड यूज नहीं हुआ। क्या क्या टर्म्स यूज हुए? हाई टेम्परेचर, शॉर्ट पीरियड्स, रिड्यूस द रिस्क ऑफ फूड प्रोसेसिंग नहीं है, फूड पॉइजनिंग है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग को रिड्यूस करने के लिए हम ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इसको हम पास्चराइजेशन कहते हैं। तो आंसर इसमें पास्चराइजेशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी? क्लोरोफिल, ऑर्गेनिक एसिड्स, स्पाइस एक्सट्रैक्ट्स या हाइड्रोजन पेरोक्साइड? तो इसका आंसर क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल कोई माइक्रोब्स को किल करने की एक्टिविटी नहीं करता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड और जो स्पाइसेस और हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गई, ये सब कर सकते हैं माइक्रोब्स को किल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द परसेंट ऑफ एसिटिक एसिड इन कमर्शियली अवेलेबल विनेगर? तो विनेगर में एसिटिक एसिड का परसेंटेज कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 6%। एक्चुअली विनेगर के कंपोनेंट देखें तो उसमें एसिटिक एसिड होता है, एग्जैक्ट वैल्यू देखें अगर तो 4 to 7% अराउंड होता है एसिटिक एसिड। तो इसमें 6 चला गया आंसर, इसका हमने एवरेज ले लिया। और 93 से 96% जो है वो वाटर होता है विनेगर में, ठीक है। एसिटिक एसिड 4 to 7% होता है, वाटर होता है बाकी का सारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रिंसिक फैक्टर इन फूड स्पॉइलेज? पीएच, मॉइस्चर, टेम्परेचर या अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स? इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है इनमें से, तो मतलब इसका क्या हुआ कि ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर पूछ रहे हैं, नॉट एन इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब ये पूछ रहे हैं इसमें से एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात हो रही है यहाँ। पीएच, मॉइस्चर, टेम्परेचर या अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स? तो जो टेम्परेचर होगा वो होगा एक्सट्रिंसिक, पीएच, मॉइस्चर ये सब इंट्रिंसिक होते हैं, ठीक है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर अगर हम सारे बात कर लेते हैं जिससे आगे किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि पैकेजिंग वगैरह हो गई, जो एक्सटर्नली मैटर करते हैं फूड स्पॉइलेज में, है ना, उनको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। जैसे कि पैकेजिंग वगैरह जो अफेक्ट करेगी वो एक्सट्रिंसिक हो जाएगी। उसके अलावा बाहर से क्या चीज़ें अफेक्ट करेंगी? एटमॉस्फेयर, टाइम पीरियड अफेक्ट करेगा, टाइम टाइम पीरियड हो गया, टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगी एनवायरनमेंट में, ये सारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर होते हैं। और बाकी के पीएच, मॉइस्चर और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं फूड में, वो सब उसके इंटरनली मैटर करते हैं, तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सट्रिंसिक आंसर हो जाएगा टेम्परेचर। अब लायोफिलाइजेशन को इज सिनोनिमस विथ, तो ये पूछ रहे हैं लायोफिलाइजेशन का दूसरा नाम पूछ रहे हैं। फ्रीज ड्राइंग, पास्चराइजेशन, फिल्ट्रेशन या स्पॉइलेज? तो उसका आंसर, लायोफिलाइजेशन को दूसरा नाम फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं, और एक और नाम होता है इसका क्रायोडेसिकेशन। क्रायोडेसिकेशन, ठीक है। तो लायोफिलाइजेशन के ये सिनोनिमस याद रखना, फ्रीज ड्राइंग
और क्रायोडेसिकेशन। एंटीबायोटिक्स टेंड टू बी प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, टर्शियरी या क्वाटर्नरी मेटाबोलाइट्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? तो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होती हैं। ठीक है, याद करने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीनो एसिड्स आर यूज्ड एज फूड एडिटिव्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस? तो अमीनो एसिड्स हम फूड में क्यों ऐड करते हैं? एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी की वजह से, या ये नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर्स हैं इसलिए यूज़ करते हैं हम, न्यूट्रिटिव पर्पसेस की वजह से, या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है इस वजह से। तो अमीनो एसिड्स को ऐड करने की क्या वजह है फूड में? तो इसका आंसर आएगा न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, जो भी एडिटिव्स हम न्यूट्रिशन के लिए ऐड करते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स के अलावा जो एडिटिव्स होते हैं, अमीनो एसिड ऐड करते हैं हम न्यूट्रिटिव पर्पसेस के लिए, दूसरा विटामिन्स या मिनरल्स वगैरह जो हैं, ये सब न्यूट्रिटिव पर्पसेस के लिए ऐड होते हैं फूड में। इसमें अमीनो एसिड भी है, वो भी आंसर जाएगा। ठीक है, अमीनो एसिड भी न्यूट्रिटिव पर्पस के लिए ही यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ फूड सच एज सॉसेज एंड हैमबर्गर। तो हम किसी फूड को ग्राइंड या मिक्स कर देंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा उस खाने पर? उसका फूड सरफेस बढ़ जाएगा, सेलुलर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, जो कंटेमिनेशन है वो पूरे फूड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या ये सारे ऑप्शन सही हैं? तो ये सब सही है, सब कुछ हो जाएगा, है ना। ग्राइंड और मिक्स करने से फूड सरफेस एरिया भी चेंज हो जाएगा, सेल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, ये भी याद रखना। और अगर फूड में कोई कंटेमिनेशन है तो ग्राइंड और मिक्स कर दोगे तो वो पूरे फूड में वो कंटेमिनेशन फैल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुइस पास्चर एस्टेब्लिश्ड द मॉडर्न एरा ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी इन 1857 when he showed that microorganisms cause dash spoilage। तो लुइस पास्चर ने स्पॉइलिश किस चीज़ में बताया था? बियर, वाइन, जूस या मिल्क? तो इसका आंसर होगा मिल्क में। लुइस पास्चर ने मिल्क की बात कर रहे थे वो, है ना। यहाँ आंसर मिल्क जाएगा। मिल्क स्पॉइलेज की बात करें 1857 में, जो मॉडर्न एरा है फूड माइक्रोबायोलॉजी का, ये पूरी रिसर्च इनकी मिल्क पर बेस्ड थी। फिर डिस्पाइट एफर्ट्स टू एलिमिनेट स्पॉइलेज ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग कैनिंग, समटाइम्स कैंड फूड्स आर स्पॉइल्ड, दिस मे बी ड्यू टू। तो जो कैंड फूड है वो किस वजह से स्पॉइल्ड हो सकता है? कैनिंग के पहले स्पॉइलेज हो गई उस वजह से, या प्रोसेसिंग के वक्त, या जो कंटामिनेटेड वाटर था, लीकेज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर थ्रू कंसीम्स ड्यूरिंग कूलिंग, किस वजह से स्पॉइलेज हो सकता है? तो किसी भी वजह से हो सकता है, ये सारे आंसर सही होंगे। कैनिंग से पहले भी हो सकता है, उस प्रोसेसिंग के बाद भी हो सकता है ना, और ड्यूरिंग प्रोसेसिंग भी हो सकता है, कंटामिनेटेड वाटर से भी हो सकता है। तो ये सारे आंसर सही हो गए इसके। फिर इफेक्टिवनेस ऑफ मैनी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डिपेंड प्राइमरली ऑन द फूड, टेम्परेचर, पीएच, वाटर कंटेंट, एसिडिटी। तो प्रिजर्वेटिव्स की जो इफेक्टिवनेस है वो किस पर बेस्ड होती है? केमिकल प्रिजर्वेटिव्स की पीएच पर। आंसर इसका पीएच होगा। ठीक है, ये बात याद रखना, टेम्परेचर या एसिडिटी नहीं होता है, पीएच होता है। जो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस पीएच पर बेस्ड होती है। विच टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस योगर्ट? योगर्ट कौन सी फर्मेंटेशन से बनता है? तो थर्मोफिलिक से बनता है योगर्ट। थर्मोफिलिक आंसर जाएगा इसका। ठीक है, थर्मोफिलिक राइट आंसर है, एल है यहाँ पर, थर्मोफिलिक। मीजोफिलिक फर्मेंटेशन से क्या होता है? मीजोफिलिक फर्मेंटेशन से बियर और वाइन वगैरह जो प्रोड्यूस होती है वो मीजोफिलिक से होती है, बियर और वाइन। ठीक है, थर्मोफिलिक से योगर्ट होता है। थेरापेटिक फूड जो होते हैं वो माल न्यूट्रिशन वगैरह जो ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं,
माल न्यूट्रिशन को ट्रीट करने के लिए थेरापेटिक फूड यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एडिशन ऑफ, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा यहाँ, एडिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डाइट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड हेल्थ बेनिफिट्स बियॉन्ड बेसिक न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करके हेल्थ, उसकी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए हम न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक, प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक फूड। ये एक ऑप्शन प्रोबायोटिक कर लो। क्या आंसर जाएगा इसका, प्रोबायोटिक होगा सही आंसर। प्रोबायोटिक का मतलब यही होता है ना, एडिंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया। जब हम फूड में बेनिफिशियल बैक्टीरिया ऐड करते हैं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए, तो उसको हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, एडिंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया। प्रीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक से तो बैक्टीरिया किल करते हैं, और प्रीबायोटिक क्या होता है, ये जो प्रोबायोटिक फूड है इसमें हम प्रीबायोटिक ऐड करते हैं, सोर्स ऑफ फूड फॉर गट्स हेल्दी बैक्टीरिया टू ग्रो, ठीक है। प्रीबायोटिक जो होते हैं वो प्रोबायोटिक्स के खाने का काम करते हैं। तो जो हेल्दी बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट है बॉडी, एक्चुअली हेल्दी, देखो ऐसे समझो, हेल्दी बैक्टीरिया अगर हमें बॉडी में चाहिए तो उसको हम ऐड करेंगे प्रोबायोटिक से, पर अगर हेल्दी बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जो बॉडी में, उन हेल्दी बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करने का काम करता है प्रीबायोटिक। तो प्रीबायोटिक क्या होता है, सोर्स ऑफ फूड फॉर गट्स, गट या जो आपके स्टमक में पहले से हेल्दी बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ के लिए, गट हेल्दी बैक्टीरिया टू ग्रो। ठीक है, अलग से ऐड कर रहे हैं हम पूरा बैक्टीरिया तो वो प्रोबायोटिक के थ्रू, और बैक्टीरिया के लिए हम फूड प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको लिए यूज करते हैं हम प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर गट्स हेल्दी बैक्टीरिया टू ग्रो। ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में डिफरेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब मॉइस्चर कंटेंट इन इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड इज, ये वैल्यूज याद करना पड़ेंगी मॉइस्चर कंटेंट की। तो जो लो मॉइस्चर फूड होते हैं ना, इसको देख लो सबको, लो मॉइस्चर फूड की अगर हम बात करें तो उसमें मॉइस्चर होता है लेस देन 25%। और अगर वाटर एक्टिविटी पूछ ले तो वाटर एक्टिविटी इसमें होती है 0 से लेकर 0.6 तक। इंटरमीडिएट फूड में, इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड की बात करें, इंटरमीडिएट जैसा कि यहाँ पूछा गया, इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड, इसमें होती है 15 to 50% मॉइस्चर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यही पूछा गया ना, 15 से 50% मॉइस्चर है तो इंटरमीडिएट फूड में होता है। उसकी अगर वाटर एक्टिविटी पूछ ले तो वाटर एक्टिविटी होती है इंटरमीडिएट फूड की 0.6 से 0.85, ठीक है। और अगर हाई मॉइस्चर फूड पूछे, हाई मॉइस्चर फूड, तो उसमें मोर देन 50% मॉइस्चर होता है और वाटर एक्टिविटी होती है मोर देन 0.85, ठीक है। तो इंटरमीडिएट का 15 to 50% मॉइस्चर होता है, वाटर एक्टिविटी होती है 0.6 से 0.85, और 0.6 से कम होगी वाटर एक्टिविटी लो मॉइस्चर फूड की, और 0.85 से ज़्यादा होगी हाई मॉइस्चर फूड की, ठीक है। लेस देन 25% लो मॉइस्चर फूड में मॉइस्चर होता है और हाई मॉइस्चर फूड में मोर देन 50%, ठीक है। और इंटरमीडिएट का पूछा है तो इंटरमीडिएट में होता है 15 से 50% मॉइस्चर। ये सारी वैल्यूज याद रखना। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा मॉइस्चर कंटेंट से रिलेटेड तो आप कर लोगे, है ना।
लो मॉइस्चर फूड में लेस देन 25% मॉइस्चर होगा, वाटर एक्टिविटी 0 से 0.6 होगी। इंटरमीडिएट फूड में मॉइस्चर 15 से 50% होगा और वाटर एक्टिविटी 0.6 से 0.85 होगी। हाई मॉइस्चर फूड में मॉइस्चर 50% से ज़्यादा होगा और वाटर एक्टिविटी मोर देन 8.85 होगी। तो कैसे भी ये क्वेश्चन पूछेगा अगर, तो अपन कर लेंगे। अब ये देखते हैं, डीप फ्राइंग ऑफ पोटैटो चिप्स लीड टू जनरेशन ऑफ कार्सिनोजन। डीप फ्राइंग करते हैं पोटैटो चिप्स की, तो इसमें कौन से कार्सिनोजन जनरेट होने का खतरा रहता है? एक्रिलामाइड, एसिफामाइड, फॉर्मामाइड, एंटीऑक्सीडेंट। तो इसमें जो कार्सिनोजन बनता है वो एक्रिलामाइड होता है, ये याद रखना, एक्रिलामाइड डीप फ्राइंग से जनरेट होता है। So which of the amino acid is not essential in diet? Essential और नॉन essential अमीनो एसिड्स जिनको याद होंगे वही ये क्वेश्चन कर पाएंगे। नॉट essential पूछ रहे हैं। नॉट essential अमीनो एसिड इसमें कौन सा है? नॉट essential। तो नॉट essential जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको याद करने की एक ट्रिक होती है, देखो उसको एक फ्रेज से याद करते हैं। ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स go crazy almost all girls go crazy after getting taken prom shopping। ये फ्रेज याद हो गया, ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेकन प्रोम शॉपिंग। ये याद रख लो, तो सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स याद हो जाएंगे और फिर जो बचेंगे वो एसेंशियल होंगे। तो ऑलमोस्ट से होता है एलानाइन, ऑल मतलब एस्पेरेजिन, फिर गर्ल्स के जी से हमें याद रहेगा ग्लूटामेट, फिर एक और जी से ग्लूटामीन, फिर क्रेजी के सी से सिस्टीन, फिर ए से हो जाएगा हमारा एस्पार्टेट, गेटिंग से ग्लाइसिन, टेकन से टायरोसिन, प्रोम से प्रोलीन और शॉपिंग से सीरीन। ये सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए। ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी आफ्टर गेटिंग टेकन फ्रॉम शॉपिंग, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए, एलानाइन, एस्पेराजीन, ग्लूटामेट, ग्लूटामीन, सिस्टीन, एस्पार्टेट, ग्लाइसिन, टायरोसिन, प्रोलीन, सीरीन। ये बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे। तो इसमें पूछा है इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानाइन, लाइसिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टायरोसिन। टायरोसिन देखा हमने यहाँ, यही आंसर हो जाएगा। अब टी से ट्रिप्टोफैन में कंफ्यूज मत होना, ट्रिप्टोफैन जो है वो इसेंशियल है, ये याद रखना। ट्रिप्टोफैन इसेंशियल अमीनो एसिड है, तो ये बार बार रिवाइज करेंगे तभी ये कंफ्यूजन दूर रहेगी, ठीक है। टी से टायरोसिन नॉन इसेंशियल है, ट्रिप्टोफैन इसेंशियल है। नेक्स्ट देखते हैं, मटेरियल सूटेबल फॉर माइक्रोवेव हीटिंग। माइक्रोवेव हीटिंग के लिए जो वेसल्स यूज होते हैं वो किसके बने होते हैं? LDPE के,
LDP इसमें राइट आंसर है, याद करने वाली चीज है। फिर बेकिंग पाउडर में क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग पाउडर में, ठीक है। फिर FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सबको पता, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इन लोगों ने कंफ्यूज करने की कोशिश की है कुछ वर्ड्स बदल के, तो कंफ्यूज नहीं होना है। FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रिजर्वेटिव? अब इन एसिड्स में से हमें ये देखना है कि फूड प्रिजर्वेटिव क्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटायरिक एसिड। बाकी एसिटिक, प्रोपियोनिक और सॉर्बिक एसिड जो है प्रिजर्वेटिव्स हैं। सारे एसिड्स देख लेते हैं हम क्या क्या फूड प्रिजर्वेटिव्स में यूज होते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स एसिड्स की बात अगर होगी तो इसमें कौन कौन से एसिड्स यूज होते हैं? बेंजोइक भी होता है, ये याद रखना, ठीक है। बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक, सॉर्बिक, सिट्रिक, फॉर्मिक और लैक्टिक। ये सारे एसिड प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं, ठीक है। तो ब्यूटारिक बचा, वो आंसर हो गया। बेंजोइक एसिड, अमीनो एसिड, प्रोपियोनिक, सॉर्बिक, सिट्रिक, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ब्यूटारिक एसिड कभी फूड में यूज नहीं होता है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर? तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर देखते हैं पहले। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर मतलब पॉलीसैकेराइड की बात हो रही है। जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं सब नॉन रिड्यूसिंग शुगर हैं। तो इसमें पॉलीसैकेराइड क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज पॉलीसैकेराइड है, तो यही आंसर हो जाएगा। जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर या पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो फैलिंग और बेंटिक टेस्ट नहीं देते हैं, ठीक है। फैलिंग टेस्ट और बेंटिक टेस्ट मोनोसैकेराइड्स देते हैं। तो ये जो टेस्ट है ये नेगेटिव आएगा पॉलीसैकेराइड्स का। दूसरा पॉलीसैकेराइड्स की पहचान ये होती है कि इनके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप नहीं होता है, ठीक है। नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप इसमें नहीं होगा फ्री, और ये ऑक्सीडाइज्ड भी नहीं होंगे इस वजह से, नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो पॉलीसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एग्जाम्पल सुक्रोज। In cooking oils, the antioxidants added to prevent rancidity. कुकिंग ऑयल में रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं? टोकोफेरॉल, एस्कॉर्बिक, BHT या TBHQ। तो ये याद करने वाली चीज है, इसमें BHT ऐड होता है, ये याद रखना। BHT ऐड करते हैं हम कुकिंग ऑयल को प्रिजर्व रखने के लिए। द मोस्ट कॉमन टॉक्सिकोनोजन स्पॉइलेज इन स्टोर्ड ग्राउंडनट्स। तो यह सबको पता है एस्परजिलस फ्लेवस आंसर है इसका। एस्परजिलस फ्लेवस से एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, टॉक्सिन एफ्लाटॉक्सिन ग्राउंडनट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉक्रॉट इज द फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ कैबेज। ये भी इजी है। फिर आर्जेमोइन ऑयल इज यूज्ड टू अडल्ट्रेट। आर्जेमोइन ऑयल से हम किस ऑयल को अडल्ट्रेट करते हैं? तो मस्टर्ड में अडल्ट्रेशन आर्जेमोइन ऑयल यूज का होता है। जो मार्केट में नकली मस्टर्ड ऑयल होता है ना, तो मस्टर्ड ऑयल की जगह वो आर्जेमोइन ऑयल बेच रहे होते हैं क्योंकि वो उन्हें सस्ता पड़ता है। इसको अडल्ट्रेशन कहते हैं।
कुछ और प्रोडक्ट को बता के कुछ और बेचना, यही अडल्ट्रेशन होता है। तो मस्टर्ड ऑयल का अडल्ट्रेशन किससे होता है? अजवाइन ऑयल से। सी एनामल कैंस आर यूज्ड फॉर, जो फूड पैक करने के लिए कैंस यूज होते हैं वो अंदर से पेंटेड होते हैं जिससे कि फूड प्रिजर्व रहे। तो ये जो पेंटिंग होती है वो दो तरीके की होती है, एक तो एसिडिक रेजिस्टेंट या फिर सल्फर रेजिस्टेंट। वो डिपेंड करता है उसमें हम क्या पैक कर रहे हैं। सपोज अगर हमें कैन के अंदर फ्रूट्स या वेजिटेबल पैक करना है, ठीक है, फ्रूट्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पैक करना है, तो उसके लिए हम एसिडिक रेजिस्टेंट पेंट करेंगे। एसिडिक रेजिस्टेंट या उसे आर एनामल कहते हैं, ठीक है। और वहीं हमें अगर मटर, कॉर्न, बीन्स ये सब पैक करना है तो हम एस आर या सी एनामल यूज़ करते हैं। तो नॉन एसिडिक फ्रूट्स फूड के लिए ये यूज़ होता है, तो ये आंसर हो जाएगा नॉन एसिडिक फूड। यही पूछा है, सी एनामल मतलब एस आर। एस आर और सी सेम होता है, ए आर आर होता है एसिडिक के लिए, ठीक है। तो सी जो होता है एनामल वो नॉन एसिडिक फूड्स के लिए होता है, और एसिडिक फूड्स के लिए आर एनामल। अगर एसिडिक फूड आर एनामल देता तो इसका आंसर ए जाता। फिर हाई एसिडिक फूड में फिर आर एनामल यूज होता है, जैसे ए आर भी कहते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में एसिडिक फूड में यूज होता है ये, ठीक है। फिर एगमार्क एक्ट कब आया था? 1937 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड टेस्ट ऑफ फैट किस चीज के लिए मेजर्ड में यूज होता है? रेजिस्टेंस ऑफ ऑयल टू क्रिस्टलाइजेशन, इसके लिए हम कोल्ड टेस्ट यूज करते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ पास्ता व्हीट वेराइटी यूज्ड इज। तो पास्ता के लिए हमें ऐसा व्हीट चाहिए जो हार्ड हो, जिससे पास्ता सही बनेंगे जिसमें। तो हार्ड व्हीट होता है ड्यूरम, ठीक है। सॉफ्ट व्हीट तो हम केक बनाने के लिए यूज करेंगे। हार्ड व्हीट भी दिया है पर जो हार्डेस्ट व्हीट होता है वो ड्यूरम होता है, इसलिए ड्यूरम आंसर जाएगा। ड्यूरम जो है वो हार्डेस्ट है, हार्डेस्ट ऑफ ऑल व्हीट, इसलिए ड्यूरम सही आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम एंड को एंजाइम। तो एपो एंजाइम और को एंजाइम को मिलाकर बनता है होलो एंजाइम, इसका आंसर होलो एंजाइम हो जाएगा। द एंजाइम विच हाइड्रोलाइजेस स्टार्च टू माल्टोस, तो इसका आंसर अमाइलेज होगा। अमाइलेज स्टार्च से माल्टोज बनाना है, तो जो एंजाइम यूज करेंगे वो है अमाइलेज, ठीक है। आज के लिए इतने क्वेश्चंस इनफ है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। ये सारे एमसीक्यूज रिवाइज करना बार बार, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा इसमें। एक एमसीक्यूज के थ्रू हमने काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज की।